नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर मैं केएन साहनी आपके लिए नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। फिजिक्स में जहाँ तक भी हुआ था उसी के आगे हम क्रमशः बढ़ रहे हैं दोस्तों। वीडियो देखते समय आप ध्यान रखिएगा, उसमें क्रम मैंने डाला हुआ है, उसी क्रम में आप देखते चले जाओगे। आपको सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलते रहेंगे। तो दोस्तों पढ़ने वाले हम प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते किसको है दोस्तों? प्रकीर्णन शब्द को पहले जान लीजिए। प्रकीर्णन का मतलब होता है जैसे किसी चीज का छिटक जाना, छटकना, फैलना। इसको विजिबल सिचुएशन में कुछ ऐसे समझते हैं जैसे गिलास पानी अगर आप जमीन पे गिराते हो तो एक गिलास पानी जमीन पे गिरने के बाद देखते हो ना, बौछार के रूप में छटक जाता है, इधर उधर बिखर जाता है ना। तो इसी को वास्तव में हम लोग प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? वो तो हुआ पानी का बिखरना, उसको हम स्कैटरिंग ऑफ वाटर कह सकते हैं एक प्रकार से। ठीक, जस्ट लाइक यू अंडरस्टैंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है तो जरा सुनिए ध्यान से। यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि प्रकाश की प्रकीर्णन के लिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो किस प्रकार की घटना है वास्तव में? जब सुनिएगा ध्यान से, सूर्य से चलने वाली जब प्रकाश किरणें हमारे वायुमंडल के अंदर प्रवेश करती हैं तो वे सूर्य की किरणें या प्रकाश हमारे वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म धूल कणों पर आपतित होती हैं। अब उन धूल कणों द्वारा टकराने के बाद वो भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब है कि प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो धूल कणों, जो अत्यंत सूक्ष्म धूल कण मौजूद होते हैं, अशुद्धि होती है, उसके ऊपर उसका आपतन होता है। तो वहां से टकरा करके वो सभी भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन हम बोलते हैं। ये तो बड़ा सीधा सरल हो गया, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं दोस्तों। ये प्रकाश की प्रकीर्णन का ही कमाल है कि अगर ये धूल कण मौजूद ना होते, वायुमंडल ना होते दोस्तों, तो हम कमरे के भीतर रहते हैं फिर भी हमें दिन के समय उजाला दिखता है, जबकि प्रकाश की किरण तो बाहर दिख रही है हमको ना, बाहर पड़ रहा प्रकाश ना, लेकिन फिर भी अंदर कमरे तक हमको उजाला उजाला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, फैल करके हमारे कमरों तक पहुंच जाता है, इसलिए हमें उजाला दिखाई पड़ता है। और घटनाएं हैं जिसका जिक्र हम करेंगे, लेकिन प्रकाश की प्रकीर्णन की जो मुख्य घटना है, कारण धूल कणों का होना है। हमारा वायुमंडल ही मुख्य जिम्मेदार है प्रकीर्णन के लिए। ठीक है, ये तो बात होगी सीधा सीधा मैंने बताया प्रकाश का प्रकीर्णन क्या। तो लेकिन वास्तव में दोस्तों इसका अध्ययन एक साइंटिस्ट लॉर्ड रैले थे, उनकी परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो उनका ये कहना था कि जब प्रकाश किरणें वातावरण या एटमॉस्फेयर में उपस्थित सूक्ष्म धूल कणों पर आपतित होती है तो वो धूल कण उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का अवशोषण कर लेती है। मतलब कि धूल कण प्रकाश का अवशोषण कर लेती है। अवशोषण करने के बाद अब वो फिर प्रकाश किरणों का उत्सर्जन करती है, और उत्सर्जन करती है तो वो भिन्न भिन्न दिशाओं में होती है। ऐसा नहीं किसी एक ही दिशा में सब उत्सर्जित करते हैं, वो भिन्न भिन्न दिशाओं में उत्सर्जन होता है। इसके लिए एक फिगर भी, जैसे कि मान लीजिए ये सारे धूल कण यहाँ पे मौजूद हैं, इसमें वातावरण के धूल कण मौजूद हैं, ऐसे दिखा दिया जाए। और सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण मान लीजिए इस डायरेक्शन में ऐसे आपतित हो रही है, ऐसे चल करके आ रही है, और तो ये होगा कि ये वाला किरण हो सकता है ऐसे चले, ये वाला प्रकाश ऐसे उत्सर्जित करे, इसका उत्सर्जन इस दिशा में हो जाए, 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 तो सभी का उत्सर्जन अलग अलग दिशाओं में होने लगता है। इस प्रकार इसी को हम प्रकीर्णन की घटना बोलते हैं। समझ में आया? फिर से मेरी बात सुनिए। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण हमारे वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म धूल कणों पर आपतित होती हैं तो उनका अवशोषण कर लेती हैं तथा
उस अवशोषित प्रकाश की किरण का उत्सर्जन करने लगती हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में, सभी दिशाओं में करती हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई प्रकाश का प्रकीर्णन कहते किसको है, ये सिंपली आप लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रकीर्णन की घटना के लिए लॉर्ड रेले का नियम जानेंगे। लॉर्ड रेले, लॉर्ड रैलीज लॉ, ये दोस्तों लॉर्ड रैलीज लॉ है, प्रकीर्णन से संबंधित लॉर्ड रैले का नियम। एक मार्क्स का पूछा जाता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, लॉर्ड रैले ने प्रकीर्णन की घटना का दोस्तों अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात ये बताया कि इसमें चलिए मान लेते हैं कि एक धूल कण हमने ऐसे ले लिया और एक प्रकाश की किरण का यहाँ पे आपतन हो रहा है, तो इस समय हम इसको बोलेंगे आपतित प्रकाश, और इसको हम बोलेंगे प्रकीर्णक या स्कैटरर। इसको हम लोग स्कैटरर के नाम से जाने, प्रकीर्णक या स्कैटरर। इंसिडेंट लाइट है ये, और यहाँ के बाद जब ये इसका उत्सर्जन होगा दोस्तों, ये प्रकाश की ये आपतन है, लेकिन अवशोषण के बाद जिस प्रकाश किरण का उत्सर्जन करेगा, ये मान लीजिए कुछ इस प्रकार से उत्सर्जित प्रकाश है ये। यानी कि स्कैटर्ड लाइट है ये, प्रकीर्णित प्रकाश कह लीजिए, उत्सर्जित नहीं, सॉरी, वो प्रकीर्णित प्रकाश या स्कैटरिंग लाइट, ये स्कैटरिंग लाइट है। ठीक है, मतलब कि इस कण को बोला जाता है प्रकीर्णक या स्कैटरर, जो मतलब प्रकीर्णित करे प्रकाश को, और ये इंसिडेंट रेज है, और ये स्कैटरिंग लाइट है, मतलब जो निकलती है इससे प्रकीर्णित। ठीक है, नामकरण इसलिए बता दिया गया क्योंकि लॉ में आएगा तो दिक्कत ना हो आपको। अब देखो, लॉर्ड रैले ने एक बात बताया कि वास्तव में प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, यानी कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होती है, उसकी इंटेंसिटी, वो आपतित होने वाले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। सुनिएगा जरा विशेष ध्यान से। और इस प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी कि I, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुन लीजिए कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन एक शर्त है, ये तब होगा, कहा गया कि जब प्रकीर्णक का आकार आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम हो, छोटा होना चाहिए। इसका साइज जो है, प्रकीर्णक का साइज इसके वेवलेंथ से कम होना चाहिए। समझ लीजिए, जो आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, इस कण का आकार इससे छोटा होना चाहिए, तब ऐसा बताया रूल उन्होंने। तो अब दोस्तों देखो, अब मैं बोलने जा रहा हूं लॉर्ड रैले का नियम क्या है, सुन लो फिर से। लॉर्ड रैले ने अपने नियम में यह बताया कि प्रकीर्णन की घटना में प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि प्रकीर्णक का आकार
आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से कम होना चाहिए। ठीक है, इन इंग्लिश द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट is directly is inversely proportional to the fourth power of the wavelength of incident light, whereas the size of scatterer is small with respect to the incident wavelength। ठीक है, ये लॉर्ड रैले का नियम बोला जाता है दोस्तों। इसको जैसे मैंने बोला लिख लेना, आप इसको ये आपसे दे सकते हो। ये लॉर्ड रैले का नियम है दोस्तों। लेकिन लॉर्ड रैले ने अपने नियम में एक दो बातें जो नोट मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे, आप नोट सुनिएगा ध्यान से। नोट नंबर 1 में आप लिखना पहले कि लॉर्ड रैले ने अपने नियम में ये बताया कि जो निर्गत प्रकाश या प्रकीर्णित प्रकाश है उसका तरंगदैर्ध्य आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के ठीक बराबर होता है। सुनिएगा ध्यान से नोट नंबर 1 में, यानी ये एक वर्णीय प्रकाश होता है। इसमें पहले वाले में बताया एक वर्णीय प्रकाश, समझ गए? ये एक वर्णीय प्रकाश होता है, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, नोट नंबर 1 में क्या लिखना है कि जो प्रकीर्णित प्रकाश है इसका तरंगदैर्ध्य ठीक उसी ऑर्डर का होता है जो आपतित प्रकाश के होता है, इसलिए इसका रंग, इसका जो वर्ण बताया गया एक वर्णीय प्रकाश माना था। और दूसरी बात कि ऐसा होने के कारण इसका जो आपतित प्रकाश और कण का टक्कर होता है ये प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। प्रत्यास्थ संघट्ट होता है, ठीक है ना। प्रत्यास्थ इसको इलास्टिक इम्पैक्ट कहते हैं दोस्तों, इलास्टिक इम्पैक्ट, इंग्लिश में हम इसको इलास्टिक इम्पैक्ट बोलते हैं। और एक वर्णीय प्रकाश का मतलब मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय प्रकाश मतलब मोनोक्रोमेटिक इसको बोला जाता है। ठीक है, ये दो नोट आप जरूर लिख लेना क्योंकि इसकी दो महत्वपूर्ण बातें हैं लॉर्ड रैले नियम का। यानी कि जो आने वाली प्रकाश किरण है और जो बिखरने वाली प्रकाश किरण है दोनों का तरंगदैर्ध्य सेम होता है, आवृत्ति सेम होती है। ये लॉर्ड रैले ने अपने नियम में बताया था। और ये टक्कर बिल्कुल प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ का मतलब कि आना फिर तुरंत टकरा के अलग हो जाना, ये दो चीजें बताया गया। ये जिक्र मैंने इसका इसलिए किया क्योंकि दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन, रमन इफेक्ट, जो आपके भारतीय साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या योगदान दिया है उनके बारे में जानना जरूरी है। उनके बारे में हम जब जानेंगे तो यही हमारा आधार होगा। ठीक है, ये तो लॉर्ड रैले का नियम हो गया, मैंने आपको प्रकाश का प्रकीर्णन समझा दिया, इससे आप याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों हम लोग जल्दी जल्दी एक दो घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। देखो वास्तव में प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं। घटना नंबर 1, हेडिंग आप डालते चले जाओ, मैं बोल रहा हूं समझते जाओगे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित पहली घटना जो महत्वपूर्ण है कि समुद्र और आसमान का नीला दिखाई देना। ठीक है, हमें यहां से ऊपर आसमान को देखोगे तो हमको नीले कलर का दिखाई देता, समुद्र का जल भी हमको नीले कलर का दिखाई देता है दोस्तों। तो उसका मुख्य कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना। प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण हमको ऐसा दिखता है। क्यों, जरा उसका वर्णन सुन लो। देखो वास्तव में जो रंग का कुल भेद है, आप जानते हो कि विज्ञोर आप पढ़ चुके हो बयानी पिनाला, लेकिन उसमें हमारे आंखों के लिए जो रंग संवेदी है, ज्यादातर जिन रंगों को हम ज्यादा से ज्यादा देख पाते हैं उसमें ब्लूइश कलर और आसमानी कलर, ये जो कलर है ये हमको मतलब कि हमारी आंखें उसके लिए ज्यादा सुग्राह्य मानी जाती है। ठीक है, तो वास्तविकता ये है। और ये भी जान लो कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस कलर का होता है, प्रकीर्णन मतलब बिखराव सबसे ज्यादा किसका होता है। तो बड़ा मजेदार एक चीज छूट रहा, जरा देखो, इन्होंने कहा था कि तरंगदैर्ध्य जिसका ज्यादा होगा उसका आवृत्ति कम होगा,
और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका स्कैटरिंग, ये इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट है ना, तो उसका प्रकीर्णन कम होगा, उल्टा होता है। तो आप जानते हो कि लाल रंग का जो होता है तरंग दैर्ध्य बड़ा होता है, तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। अब बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है, तो उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। यानी कि कौन सा रंग सबसे ज्यादा छिटकती है हमारे वातावरण में, तो ध्यान रखिएगा कि जो बैगनी कलर होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होती है। 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे ये भी कहीं डाल लेना नोट में कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो दोस्तों इसलिए क्योंकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हमारे वातावरण में होता है, और यही कारण है कि वो बैगनी और नीले का जो सबसे ज्यादा नीले कलर का प्रतिशत मतलब सबसे ज्यादा होता है, जो हमारी आंखों को सुग्राह्य होती है। और इसलिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होने के कारण उसका जो मिला जुला प्रभाव होता है वो ब्लू कलर में हमको हमारी आंखों पर पड़ता है। और क्योंकि धूल के कणों में सबसे ज्यादा बिखराव जो होता है वो बैगनी रंग का होता है, तो आप देखोगे ऐसे आसमान में तो वही रंग हमको दिखते हैं, जिसलिए आसमान हमको नीला दिखाई देता है। और समुद्र के जल में भी, क्योंकि समुद्र में अथाह जल के अणु भरे पड़े हैं और सारे जल के अणुओं द्वारा वहां भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे ऊपर बैगनी कलर आपतित होता है, उसका मिला जुला प्रभाव हमको ब्लूइश कलर में दिखाई देता है, इसलिए समुद्र का जल भी हमको नीला दिखाई देता है। अब दोस्तों कहोगे एक बड़ा मजेदार चीज कि वास्तव में आसमान हमें नीला दिखता है, ये हमारा वातावरण का जो वायुमंडल का धूल कण है उसी के कारण। अगर ऐसा ना होता, चलिए मान लो वायुमंडल ना होता, अगर ये वायुमंडल ना होता दोस्तों तो आसमान आपको काला दिखाई देता और दिन में भी आप तारे देख सकते थे, दिन में भी तारे दिखेंगे आपको अगर ये वायुमंडल ना होता, प्रकीर्णन ना होता तो। और कहा जाता लगभग आप अपने पृथ्वी तल से 20 किलोमीटर 22-25 किलोमीटर तक चले जाओगे तो बिल्कुल ऐसा, उसके बाद अगर जाओगे तो धीरे धीरे आकाश का रंग जो है, अभी भी अंतरिक्ष यात्री जो आपके अपने वायुमंडल को पार करके ऊपर जाओगे तो आसमान ब्लूइश कलर नहीं होता, बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखेगा। आसमान ऊपर से काला कलर का दिखाई देता है, नीला नहीं दिखाई देता। नीला तो हम पृथ्वीवासियों के लिए दिखाई देता है, ठीक है। चलो इसके बाद की घटना दोस्तों, दूसरी घटना ले लेते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना का मुख्य कारण है। जरा याद कैसे, सुबह के समय देखोगे उगता सूरज भी लाल दिखाई देता है, डूबता हुआ सूरज भी हमको लाल दिखाई देता है दोस्तों। ऐसा क्यों? एक्चुअल में देखो होता यह है कि जैसे मान लो ये पृथ्वी तल है, आप यहाँ ऐसे खड़े हो, सपोज करो आप यहाँ ऐसे खड़े हो, तो सूर्योदय मान लो यहां से हो रहा है, सूर्योदय यहां से होगा और सूर्योदय यहां से ये दोपहर हो गया, फिर सूर्यास्त यहां हो गया। अब जरा समझना शुरू करो। अच्छा ये बताओ, जब सूर्य इस समय यहां है, इस समय सूर्य हमको ये लाल दिखाई देगा, क्योंकि यहां से चलने वाली किरणें हम तक जब पहुंचेगी इतना दूरी तय करना पड़ेगा, और इसके अंदर धूल कण जो मौजूद है, ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना इसको समझने के लिए। तो जब ये सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में पड़ेंगी तो वायुमंडल का इतना दूरी तय करना पड़ेगा उसको, और ये दोपहर के समय वायुमंडल को इतना दूरी तय करना पड़ेगा, और ये घना वायुमंडल हमारे चारों ओर विद्यमान है। तो आप ये समझ सकते हो कि इस वायुमंडल में ये दूरी जो ज्यादा से ज्यादा हमको वायुमंडलीय दूरी इसमें तय करनी पड़ेगी, इसमें कम दूरी तय, इसमें वायुमंडल की दूरी केवल इतनी है, जबकि इसमें वायुमंडल की दूरी इतनी है। यानी सुबह के समय जो सूर्योदय के समय यहां पे लिख सकते हो सूर्योदय, और ये इधर इसी के ठीक सामने यहां सूर्यास्त कर सकते हो। सनसेट एंड सनराइज, और ये अर्थ है, और यहाँ पे कोई मैन है, आदमी खड़ा है, ठीक है। तो सुबह और शाम दोनों के समय आप देखोगे कि सूर्य से चलने वाली किरणें जब हमारी आंखों पर पड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा वायुमंडलीय दूरी तय करनी पड़ेगी, और वायुमंडलीय दूरी ज्यादा तय करने के कारण इसमें प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा प्रकीर्णित प्रकाश कौन होता है? बैगनी। तो उसका तो प्रकीर्णन हो गया, लेकिन लाल रंग एक ऐसा रंग है कि उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, और चलते 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 हमारी आंखों पर लास्ट में जो पहुंचेगी तो लाल कलर का इम्पैक्ट सबसे अच्छा होता है, रेड कलर लास्ट में बचता है जिसका इम्पैक्ट सबसे अच्छा होता है। इस कारण से हमको सुबह और शाम के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ेगा,
जबकि दोपहर के समय ये दूरी बहुत कम होती है, इसीलिए प्रकीर्णन का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, हमको चमकता हुआ सूरज दिखाई देता है। तो ये भी प्रकीर्णन की घटना का मुख्य कारण है दोस्तों। ठीक है, एक और इसमें घटना का जिक्र होता है दोस्तों कि अक्सर देखोगे सिग्नल कोई होता है वो भी लाल रंग का बनाया जाता है, अक्सर देखोगे रेड कलर का सिग्नल बनाया जाता है। तो दोस्तों होता ये है ज्यादातर ना रेड कलर, क्योंकि आपको ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ता है, खतरे का निशान अक्सर रेड कलर का दिखाया जाता है जिससे दिख जाए। तो रेड कलर का इसलिए रखा जाता है कि उससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, रेड कलर का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारी आंखों पर पड़ती है, इसलिए वो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो सिग्नल का लाल बनाने का कारण भी प्रकीर्णन ही है मुख्य रूप से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, ये एक दो घटनाएं मैंने बताया कि जो प्रकीर्णन की घटना का ही मुख्य कारण है दोस्तों। और अब इसमें इस घटना में हम लोग दोस्तों जोड़ने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो रोचक चीज है, जिसके लिए मैंने आपको अलर्ट किया था, रमन प्रभाव। रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट दोस्तों बड़ा ही रोचक चीज है, इसको हम जरा जानते हैं। कुछ छूट तो नहीं रहा ना, चलिए अब दोस्तों हम लोग देखते हैं रमन प्रभाव है क्या, समझिएगा बहुत सावधानी से। वास्तव में रमन प्रभाव को समझने के लिए हम लोग एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल डिस्कशन आपको समझाते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से कि रमन इफेक्ट में ये सन 1921 की बात है दोस्तों, जरा सुनिएगा ध्यान पूर्वक। सन 1921 की एक घटना है कि लंदन में एक वैज्ञानिकों का सेमिनार हुआ था इसी प्रकीर्णन की घटना पर ही, और उसमें भारत की तरफ से हमारे डॉक्टर सीवी रमन साहब को भी आमंत्रित किया गया था, वहां पे वो गए थे। और वो गए थे समिट में, जब भाग लिए तो उसमें प्रकीर्णन की व्याख्या लॉर्ड रायले द्वारा की गई। और लॉर्ड रायले द्वारा जब ये प्रकीर्णन की व्याख्या हो रही थी उस समय वो उपस्थित थे और बड़ा ध्यान से सुन रहे थे। और उन्होंने ये देखा, जैसे कि लॉर्ड रायले के नियम से मैंने ये दो घटनाओं का जन्म यहाँ समझाया कि जब प्रकाश किरणें अति सूक्ष्म धूल कणों पर आपतित होती हैं तो उसमें जो टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ टक्कर होती है। और कहा गया कि जो आपतित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य आवृत्ति है वही निर्गत या प्रकीर्णित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति होता है, यानी कि एक वर्णीय प्रकाश माना था लॉर्ड रायले ने। ये पूरा डिस्कशन सेमिनार में उन्होंने सुना। सुनने के बाद दोस्तों जब वापस वो भारत आ रहे थे तो वो समुद्री मार्ग से आ रहे थे, समुद्री जल मार्ग से आ रहे थे। और जैसे जहाज के ऊपर ऐसे ही खड़े थे और सूर्य की प्रकाश की किरणें समुद्र के जल पर ऐसे पड़ रही थी, और पड़ने के बाद जब वो प्रकाश की किरणें उनकी आंखों पर पड़ रही थी तो पड़ने के बाद वहां व्याख्या यही दी गई थी ना कि प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल हमको नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों ये सारी घटना बड़े ध्यान से समझते रहे, देखते रहे, देखते देखते उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि कुछ न कुछ इसमें और है जो छिपा हुआ है। और वो लॉर्ड रायले की पूरी बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए और वापस आए। और उसके बाद कई वर्षों तक प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर अपना प्रयोग किया। और इस प्रयोग में मतलब कि भिन्न भिन्न गैसों से गुजारा प्रकाश की किरण को, अलग अलग गैसों से, फिर लिक्विड से भी गुजारा। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने कोई एक लिक्विड बेंजोइक एसिड आई थिंक लिया था, तो वो एसिड के ऊपर जब ये प्रकाश की किरणों का आपतन कराया उन्होंने, आपतन कराने के बाद जो प्रकीर्णित प्रकाश था, बाहर जो प्रकाश की किरण निकल रही थी उसका भी अध्ययन किया। और उसका अध्ययन करने के पश्चात उनको एक रोचक जानकारी मिली। और ये जानकारी ये थी दोस्तों, अब जरा सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, है क्या कि उनका ये सन 1921 के घटना के बाद 1928 में उनका ये शोध प्रकाशित हुआ था। अब सोच लो कि 22, 23, 24, 25, 26, 27 मतलब 6-7 साल के आसपास इन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया हुआ, इस पे पूरा शोध किया
और शोध करने के बाद जो प्रकाशित हुआ उनका, उस प्रकाशन में उन्होंने क्या दिया, वही मुख्य रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। उसी को रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। देखो एक्चुअल में क्या था कि, अब सुनना ध्यान से, कि लॉर्ड रैले के अनुसार प्रकीर्णन की घटना में ये कहा गया कि जिस तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणें धूल कणों पर पड़ेंगी और वही प्रकाश किरणें उसी तरंगदैर्घ्य आवृत्ति की बाहर निकलती हैं। ठीक है, उनका लॉर्ड रैले का बात 99% सत्य साबित हुआ। सुनते रहेगा ध्यान से। लॉर्ड रैले के नियम के अनुसार एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का मतलब जिस रंग की प्रकाश गिरेगी उसी तरंगदैर्घ्य की प्रकाश निकलेगी। तो ये 99% बात उनकी सत्य हुई, लेकिन कहीं न कहीं से 1% रह गई बात। 1% कुछ ऐसे भी प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन पाया गया, सुनिएगा ध्यान से, यानी कि 99% प्रकाश वैसा ही तरंगदैर्घ्य का था जो आपतित प्रकाश का था, लेकिन जो प्रकीर्णित प्रकाश था उसमें लगभग 1% ऐसे भी प्रकाश तरंगे पाई गई कि उनका तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति से भिन्न था, वो भिन्न था। और तो और ये इसके बाद उनका कहना था कि जो ये भिन्न पाया गया इसलिए क्योंकि अगर एक धूल कण है, प्रकाश की किरण का आपतन पहले करती है, आपतन करने के बाद इनका कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और इनसे जो प्रकाश की किरणें चलती हैं, इससे भिन्न भिन्न प्रकाश की किरणें निकलती हैं, भिन्न भिन्न आवृत्तियों, भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्यों वाली। हाँ, ऐसा नहीं कि ये 99% यही प्रकाश तरंगे थी, लेकिन कम से कम 1% उससे ऐसे भी प्रकाश किरणें निर्गत हुई या प्रकीर्णित हुई जिनकी तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति इन आपतित प्रकाश के तरंगों की आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य से भिन्न पाई गई। और इसके कारण जो रमन प्रभाव में ये जो घटना थी प्रत्यास्थ न होकर के ये अप्रत्यास्थ संघट्ट पाया गया। अप्रत्यास्थ का मतलब दोस्तों होता है कि कोई चीज आए, टकराए, टकरा करके वो जुड़ जाए, मिल जाए आपस में, मतलब उसका फिर परावर्तन ना हो, तो वो अप्रत्यास्थ। सूर्य के प्रकाश की किरण और ये कण के आपस में टकराव जो हुआ ये पहले ऑब्जर्व कर लेगी और शोषित करने के बाद ये तब प्रकीर्णित करेगी, तो इसलिए इसको अप्रत्यास्थ घटना माना जाता है। तो अब जरा सुन लो, इसका मतलब क्या हुआ कि इसी घटना को हम लोग रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो रमन प्रभाव किसको कहते हैं? अगर एक दो लाइन में जानना चाहते हो तो क्या कहोगे कि प्रकाश प्रकीर्णन की घटना में आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अथवा आवृत्ति प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अथवा आवृत्ति से भिन्न पाई गई या अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णन हुआ, तो इस घटना को रमन प्रभाव कहते हैं। क्योंकि इस घटना को रमन ने ही पहले बताया था, इसलिए इसको रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जरा समझना ध्यान से। इसमें बीच में एक लाइन ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं और इसके बाद ये कुछ लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, इसके बाद ये इधर कुछ लाइनें मैं ड्रॉ कर रहा हूं। दोस्तों, इसकी आवृत्ति अगर मान लो न्यू है, इधर की जो आवृत्ति पाई गई इसको हम लोग न्यू प्लस न्यू डैश कह लेते हैं, और इधर जो पाई गई वो न्यू माइनस न्यू डैश, यानी कि कम आवृत्ति वाली प्रकाश तरंगे और ये ज्यादातर, और इस लाइन को कहा गया रैले रेखा। ठीक है, और दोस्तों इसके इधर वाले को कहा गया स्टोक लाइन, स्टोक्स रेखाएं, और इधर वाले को कहा गया एंटी स्टोक्स रेखा, एंटी स्टोक्स रेखाएं। और इन सारी रेखाओं को मिला करके दोस्तों बोला जाता है रमन लाइन, रमन रेखाएं। इसका मतलब कि जो प्रकाश की तरंग प्रकीर्णित हुई है उसमें लॉर्ड रैले की रेखा भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाई गई, लेकिन कुछ ऐसी रेखाएं पाई गई, स्पेक्ट्रम पाए गए जिनका आवृत्ति रैले रेखा से अधिक था, इसे एंटी स्टोक रेखाएं कहा गया। अब कुछ ऐसी स्पेक्ट्रम पाए गए जिनकी आवृत्ति रैले रेखा से कम थी, जिन्हें स्टोक्स रेखाएं कहा गया। और इन स्टोक्स रेखा, एंटी स्टोक्स रेखा और रैले रेखा सबको मिलाकर के दोस्तों बोला जाता है रमन लाइन, यानी रमन रेखाएं, और इसी घटना का नाम है रमन प्रभाव। सोच लो दोस्तों कि रमन के इस
प्रभाव के कारण, रमन के इस खोजे गए इस घटना के कारण क्रिस्टलीय संरचना का जो जानकारी है उसके अध्ययन में बहुत मदद मिली वैज्ञानिकों को। क्रिस्टलीय अध्ययन में और रंगों में, जैसे पेंट बनाने में जो अलग अलग रंगों का प्रयोग होता है दोस्तों, उसमें ये जो रमन प्रभाव है बहुत ही रोचक जानकारी उसको देता है। और दोस्तों आप ये जान लो कि हमारे देश के ये ऐसे वैज्ञानिक है, इसी घटना के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण सन 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो अच्छी बात है, हमारे देश के ऐसे साइंटिस्ट हैं जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है, जीता है 1930 में। तो ये रोचक जानकारियां थी रमन प्रभाव की घटना के कारण, तो ये आपको अलग से इसमें नोट कर लेना चाहिए दोस्तों। तो ये चैप्टर दोस्तों जो प्रिज्म और उसके प्रकीर्णन वर्ण विक्षेपण से संबंधित था दोस्तों, यहाँ पे ये फिनिश हो रहा है ये चैप्टर, ठीक है। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन पिक मैं आपको भेजूंगा, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। डाउट होगा आप पूछ सकते हो दोस्तों। और फिर हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को, चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे लाइक भी दीजिए। लाइक करना आप लोग लग रहा है भूल जाते हैं या ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, लाइक करिए कम से कम, जिससे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे हौसला हमारा बढ़ेगा। और लॉकडाउन में बैठ करके आप घर पर आनंद लेते रहिएगा वीडियोज का। फिर मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।